हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स अपने डिस्कस कर रहे थे और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। सेक्शन फर्स्ट हमने डिस्कस कर रहे थे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। और लास्ट जो क्लास में अपने टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में। ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस। और जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है तुम्हारी, अब देखो 3 दिन के लिए मैं बाहर था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। ठीक है, जो मतलब जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है तुम्हारी, वो बहुत जल्दी मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अब वीडियो की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, और 15 अगस्त से पहले, मैंने 10 अगस्त बोला था लेकिन ये 15 अगस्त तक चला जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त से पहले मैं इसको कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है दिन में 3-4 वीडियो भी अपलोड हो जाए। ठीक है, जितना तेज़ी से हो सके मैं इसको खींच दूंगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स को। और इसके असाइनमेंट्स भी, जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है इसका जो फर्स्ट सेक्शन था वो आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा, लगभग मैं अपलोड कर दूंगा सेक्शन 01। ठीक है, इसमें आई थिंक 8 से 10 लेक्चर हो चुके हैं कंप्लीट, 8 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। उसमें कुछ लेक्चर 2-2 घंटे के भी हैं, कुछ लेक्चर 1.5 घंटे के भी हैं। ठीक है, तो 8 ही लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सेक्शन फर्स्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो असाइनमेंट है वो तुम्हें मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएगा, वो तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके उसको सोल्व करो। इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी मैं यहाँ पे बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और साथ में जो सेक्शन सेकंड है अपने, उसको स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 02 ये अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ है सभी को। हाँ, अब जो रेसिप्रोकल लैटिस डिस्कस कर रहे थे अपने, वो लगभग हमने खत्म कर लिया था। रेसिप्रोकल लैटिस, जो रेसिप्रोकल लैटिस था वो लगभग खत्म कर लिया था। और रेसिप्रोकल लैटिस में हमने हमने ये देखा था भाई, रेसिप्रोकल लैटिस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। और हमने अलग 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 क्यूबिक स्ट्रक्चर थी, उनके लिए हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो कैलकुलेट भी किए थे। और जनरल फॉर्मूला भी हमने डेवलप किया था रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। वो क्या था? 2πb×c अपॉन a.b×c। ठीक है, और b था हमारे पास में 2πc×a, सॉरी नॉट कैपिटल, ये स्मॉल में आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2πc×a, a.b×c। ठीक है, और जो c वेक्टर था हमारे पास में, कैपिटल C है ये, 2πc×, ये आएगा हमारे पास में a×b, a×b और a.b×c। ये हमारे पास में रेसिप्रोकल वेक्टर थे। ठीक है, और ये रेसिप्रोकल वेक्टर 2 टाइप के हो सकते हैं, मैंने तुम्हें बताया था। परमिटिव भी हो सकते हैं और परमिटिव भी पॉसिबल है और नॉन परमिटिव भी पॉसिबल है। ये मैं थोड़ा सा रिकैप ले रहा हूँ। परमिटिव और नॉन परमिटिव दोनों पॉसिबल है हमारे पास में। परमिटिव कब होंगे? जब ये जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है, ये जो स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, ये जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है, यदि ये हमारे पास में परमिटिव है तो रेसिप्रोकल जो वेक्टर है वो भी परमिटिव होगा। ये नॉन परमिटिव है तो जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो भी नॉन प्रिमिटिव होंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग अलग एग्जाम्पल भी दिए थे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हमने ये देखा था कि जो डायरेक्ट लैटिस है, जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है हमारे पास में ए बी एंड सी, ठीक है, स्मॉल a b c, वो ट्रांसलेशन सिमेट्री को फॉलो करते हैं। तो जो रेसिप्रोकल लैटिस है, उस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, वो भी ट्रांसलेशन सिमेट्री को फॉलो करेंगे। जिस टाइप से हमारे पास में, यदि अपने बात करें, जैसे हमारे पास में बहुत सारे लैटिस पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत सारे लैटिस पॉइंट है हमारे पास में। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये जो सिंपल लैटिस वेक्टर ए बी सी, वो ट्रांसलेशन सिमेट्री को फॉलो करते हैं। ट्रांसलेशन सिमेट्री मतलब n1a, n2b एंड n3c, ये मैंने डिस्कस किया था लेक्चर में। ठीक है, इसको फॉलो करते हैं। तो हमारे पास में यदि रेसिप्रोकल इन्हीं से अपने ए बी सी से ही अपने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा हमारे पास में, उसको जी से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसको अपने लिख सकते हैं यहाँ पे
इसको n1 n2 n3 से लिखा था, उसको लिख लो, उसको कोई और नंबर से भी लिख सकते हैं, h के l से लिख सकते हैं, h प्राइम k प्राइम l प्राइम से कोई भी नंबर ले सकते हो तुम। ठीक है, h प्राइम ले लिया हमने, h प्राइम कैपिटल A वेक्टर प्लस k प्राइम कैपिटल B वेक्टर, और n3 की जगह आ जाएगा हमारे पास में l प्राइम, h के l प्राइम। ये मिलर इंडिसेस नहीं है, ये हमारे पास में जस्ट इंटीजर है, ये हमारे पास में जैसे n1 n2 n3 इंटीजर है, यहाँ पे ये इंटीजर है, तो सिमिलर टाइप से हमारे पास में ये भी यहाँ पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, h प्राइम k प्राइम l प्राइम c वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, इन रेसिप्रोकल लैटिस हमारे पास में अपने जो ट्रांसलेशन वेक्टर है उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में अपने जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, ट्रांसलेशन वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में ट्रांसलेशन वेक्टर को अपने इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं, यदि g डॉट टी करें अपने, g डॉट टी, तो g डॉट टी क्या आएगा हमारे पास में, n1 h प्राइम a डॉट कैपिटल A प्लस n2 k प्राइम b डॉट कैपिटल B, ठीक है, प्लस n3 l प्राइम h k l प्राइम c डॉट कैपिटल C। ठीक है, अब ये जो a डॉट कैपिटल A होगा हमारे पास में, ये क्या होगा, a डॉट कैपिटल A, ये क्या होगा हमारे पास में, अब इसको ये लिख सकते हैं, कैपिटल A हमें पता है a डॉट 2 पाई b क्रॉस c अपॉन a डॉट b क्रॉस c, ये लिख सकते हैं अपने इसको। तो इसको 2 पाई बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो a डॉट b क्रॉस c कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 पाई आ जाएगा। ऐसे ये भी 2 पाई आ जाएगा और ये भी 2 पाई आ जाएगा, तीनों क्वांटिटी हमारे पास में 2 पाई आ जाएगी। तो यहाँ पे जो g डॉट टी होगा हमारे पास में, g डॉट टी, दोनों जो हमारे पास में ट्रांसलेशन वेक्टर है और जो हमारे पास में रेसिप्रोकल लैटिस में और डायरेक्ट लैटिस में जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट, तो ये आएगा 2 पाई कॉमन ले लो सभी में, तो ये आ जाएगा n1 h प्राइम n2 k प्राइम और n3 l प्राइम। ठीक है, और ये सभी इंटीजर है, तो यहाँ पे एक इंटीजर होगा, इंटीजर को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डायरेक्ट 2 पाई n लिख सकते हो, और n के अंदर ये सभी टर्म आ जाती है क्योंकि ये एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। इसका यदि एक्सपोनेंशियल लेंगे अपने e की पावर आयोटा g डॉट टी, यदि इसका अपने एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e की पावर आयोटा 2 पाई n, n एक इंटीजर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो 1 होगी मैथमेटिकली। n एक इंटीजर है, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी लिखो, 0 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 आने वाली है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, cos 2 पाई n प्लस आयोटा sin 2 पाई n। sin 2 पाई n तो 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म सर्वाइव करेगी और ये इस टर्म की वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास में कंडीशन निकल के आती है e की पावर आयोटा g डॉट टी इक्वल टू 1। ठीक है, तो डायरेक्ट लैटिस और जो रेसिप्रोकल लैटिस है उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा 2 पाई और एक इंटीजर। ठीक है, जो ट्रांसलेशन वेक्टर की अपने बात करें, नेक्स्ट टॉपिक अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल लैटिस, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। रेसिप्रोकल लैटिस के जो क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो असाइनमेंट ही होने वाली है इससे। ठीक है, जितने भी अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ बुक के क्वेश्चन होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, तो लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन असाइनमेंट में कवर हो जाएंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सब टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी रेसिप्रोकल लैटिस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस फाइंड आउट कैसे करना, आई थिंक वो तुम्हें पता लग गया, वो 3 फॉर्मूले हैं, उससे रेसिप्रोकल लैटिस है वो फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है एक्सरे डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में है दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन। देखो, डिफ्रैक्शन हमने सभी ने पढ़ा हुआ है, डिफ्रैक्शन हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं,
फिर भी यदि तुम्हें डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ डिफ्रैक्शन, व्हाट इज डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन की अपने बात करें, एक सेकेंड, ये आई थिंक ये कई बार ये, हाँ, एक्सरे डिफ्रैक्शन की यदि अपनी बात करें तो एक्सरे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन हमने काफ़ी टाइम से हमने स्कूल लेवल पे भी हमने डिफ्रैक्शन के बारे में काफ़ी पढ़ा है। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन होता है हमारे पास में कोई भी लाइट है, कोई भी वेवलेंथ है, जरूर नहीं वो लाइट ही हो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है हमारे पास में, वो किसी ऑब्स्टेकल से यदि बेंड होती है तो उसको अपने कहते हैं डिफ्रैक्शन। जैसे हमारे पास में, जैसे मान लो ये हमारे पास में एक ऑब्स्टेकल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने कैंडल रखी हुई है, ये कैंडल, और ये कैंडल यहाँ से लाइट अप हो रही है, यहाँ से लाइट आ रही है हमारे पास में इस टाइप से, और ये भी कहा गया भाई जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर मोशन करती है। जो लाइट ट्रेवल करती है वो किस टाइप का मोशन करती है? रेक्टिलिनियर मोशन। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा एकदम, रेक्टिलिनियर मोशन करती है, ठीक है। तो और ये हमारे पास में कोई एक बाउंड्री है, ठीक है, ये कोई दीवार है मान लो, और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पॉइंट पे, लेट्स से ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि कैंडल यहाँ रखी है हमने, इससे जो लाइट आ रही है वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगी, तो लाइट ऐसे जाएगी, इस टाइप से लाइट ट्रेवल करनी चाहिए, ठीक है। समझने की कोशिश करना है इसको, जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ तो लाइट पहुंचेगी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। कभी भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखना, एक वॉल है, वॉल के ऊपर से लाइट जा सकती है ऐसे, सिंपल, ऐसे नहीं भी ऊपर से भी बंद है वो, यहाँ से ओपन है ये, ठीक है, यहाँ पे लाइट क्रॉस कर सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है दीवार के इस साइड में, वॉल के इस साइड में, वो ऑब्जेक्ट भी हमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हमें इस वजह से दिखाई देता है कि उस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होके हमारी रेटिना पर फॉल करती है, इंसिडेंट होती है, इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है पहले, और रिफ्लेक्ट होके हमारे रेटिना पर फॉल करती है, इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो मतलब लाइट यहाँ पे इस पे इंसिडेंट होके हमारे रेटिना की तरफ आ रही है, लेट्स से हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लाइट यहाँ से इंसिडेंट होके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब यहाँ से लाइट है वो बेंड हो रही है, लाइट अपना पाथ है वो चेंज कर रही है, ठीक है। पहले लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, और हमें पता है जो लाइट है वो रेक्टिलिनियर मोशन करती है। रेक्टिलिनियर मोशन करती है, इसका मतलब ऐसे तो है नहीं लाइट खुद चलती चलती ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को देख के बेंड होगी, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। तो इस जो ऑब्स्टेकल है यहाँ पे, जो किनारा है दीवार का, इसकी वजह से जो लाइट है वो थोड़ी सी यहाँ पे डेविएट कर जाती है और इस पे फॉल करती है। इस फिनोमिना को अपने डिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास में इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपने, सिंपल ऑप्टिक्स है ये। जैसे हमारे पास में कोई सिंगल स्लिट है, ये एक हमारे पास में एक यहाँ पे एक सिंगल स्लिट है, और यहाँ से हमारे पास में लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है। तो यहाँ पे हमें यदि इस पॉइंट की बात करें, यदि लाइट रेक्टिलिनियर मोशन करती है, इस कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान में रखें, तो हमें पता है जो लाइट है वो सिर्फ इस रीजन में फॉल करनी चाहिए, क्योंकि स्लिट का साइज तो ये है, ये स्लिट का साइज है, तो जो लाइट है वो इस रीजन में फॉल करनी चाहिए, सिर्फ इस रीजन में। यदि एक सिंगल बीम भी लेते हो तुम, कोई सिंगल बीम भी लेते हो, तो इस रीजन में फॉल करनी चाहिए, लेकिन जो लाइट है वो इस रीजन में भी हमें फॉल करती हुई दिखाई देती है, एक्सपेरिमेंटली इस रीजन में भी हमें फॉल करती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब जो स्लिट के जो कॉर्नर्स है वहां से जो लाइट है वो बैंड हुई है, यहाँ पे लाइट बैंड हुई, इस फिनोमिना को अपने कहते हैं डिफ्रैक्शन फिनोमिना। अब डिफ्रैक्शन फिनोमिना कितने टाइप के होते हैं? अब हर एक लाइट का, जरूरी नहीं लाइट का ही डिफ्रैक्शन होता है, साउंड वेव, अलग अलग टाइप की कोई भी वेव है, वो ऑब्स्टेकल के साइज पे डिपेंड करता है। जो डिफ्रैक्शन की जो सबसे एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जो लाइट की वेवलेंथ है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है हमारे पास में, वो वेवलेंथ जो हमने ऑब्स्टेकल लिया है, जो हमारा अपर्चर है, यदि हम स्लिट ले रहे हैं, इसका जो अपर्चर है, इसका जो विड्थ है स्लिट की, उसके मतलब जो विड्थ है उसके कंपेरेबल है या नहीं है, तो डिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा। लाइट की जो वेवलेंथ है ये कंडीशन है डिफ्रैक्शन की। लाइट जो वेवलेंथ है वो किसके कंपेरेबल होनी चाहिए?
जो अपर्चर है हमारे पास में, स्लिट विड्थ कह देते हैं इसको, ए से लिख देते हैं स्लिट विड्थ। जो ऑब्स्टेकल है हमारे पास में उसके साइज के कंपेरेबल हमारे पास में वेवलेंथ होनी चाहिए, या उससे कम होनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो स्लिट विड्थ है हमारे पास में, ये लाइट की वेवलेंथ और ये दोनों आपस में कंपेरेबल होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं हमारे पास में डिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा। बाकी डिफ्रैक्शन के अलग अलग टाइप है, फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन, सिंगल फ्रोनहोफर में भी हमारे पास में सिंगल स्लिट, टू स्लिट, एन स्लिट, ठीक है, ग्रेटिंग वाला, और ये सारी चीज़ें डिफ्रैक्शन में आ जाती है। उसके बाद में फ्रेजनल डिफ्रैक्शन है हमारे पास में, जब हम सोर्स और जो हमारे पास में सोर्स और हमारा जो स्क्रीन है उसको यदि फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तो उस टाइप के डिफ्रैक्शन को अपने कहते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। उसमें अपने बहुत ज़्यादा अभी डीप में नहीं जा रहे, वो ऑप्टिक्स का पार्ट है। ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं तो उसको फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उससे क्वेश्चन पूछा जाता। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन से ही पूछा जाता है। ठीक है, जो ऑप्टिक्स में अपने पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिफ्रैक्शन फिनोमिना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया मैं डिफ्रैक्शन फिनोमिना में। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन के अंदर ही इंटरफेरेंस होता है, वो सारी चीज़ें काफ़ी ऑप्टिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है ये। ठीक है, डिफ्रैक्शन के अंदर ही हमारे पास में जो फंडामेंटल फिनोमिना है वो इंटरफेरेंस है। तो डिफ्रैक्शन के अंदर ही हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। जैसे सिंगल स्लिट की बात करें तो जो सिंगल स्लिट हमें पैटर्न मिलता है, जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये हमारे पास में सिंगल स्लिट है। तो जो सिंगल स्लिट हमें पैटर्न देखने को मिलता है वो इस टाइप से देखने को मिलता है, इस टाइप से हमें पैटर्न देखने को मिलता है, इस टाइप से। लेकिन ये जो सिंगल स्लिट है वो एन स्लिट की तरह बिहेव कर सकती है, एन स्लिट की तरह। ये जो सिंगल स्लिट है इट बिहेव लाइक एन स्लिट, यदि जो वेवलेंथ है लाइट की वेवलेंथ इससे बहुत ज़्यादा कम है, इस सिंगल स्लिट की विड्थ से वेवलेंथ यदि इसके कंपेरेबल है तो ये सिंगल स्लिट की तरह ही बिहेव करेगी। यदि वेवलेंथ इससे बहुत ज़्यादा कम है इस स्लिट विड्थ से तो ये एन स्लिट की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें हमारे पास में जो ये पैटर्न है, ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों पैटर्न यहाँ पे बनेंगे। तो अंदर यहाँ पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमें देखने को मिलेगी इस टाइप से। क्यों मिलती है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी इसका पूरा। ठीक है, कहाँ पीक मिलती है कहाँ पीक नहीं मिलती, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस होती है। हर एक लाइन का अपना मतलब है यहाँ पे, इस लाइन की इंटेंसिटी इतनी क्यों है, ये लाइन कितनी लाइन इसके अंदर आनी चाहिए, वो सारा कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली एक्सप्लेन्ड है, वो ऑप्टिक्स में अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का हमें पैटर्न मिलता है। तो जो फंडामेंटल चीज है वो इंटरफेरेंस है। फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में फंडामेंटली देखा जाए तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऊपर से तुम्हें देखने में और पढ़ने के लेवल पे देखने में इंटरफेरेंस अलग चीज़ है, डिफ्रैक्शन अलग चीज़ है, लेकिन फंडामेंटली देखा जाए दे आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, दोनों सेम है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब अपने बात करते हैं यहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन की। यदि बात करें डिटेल में अपने ऑप्टिक्स में, यदि ऑप्टिक्स अलग से पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे यदि ऑप्टिक्स करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है, तो डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन क्या होते हैं और कैसे ये सेम नज़र आते हैं, कैसे इनको अपने डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे ये पैटर्न हमें मिलते हैं एन स्लिट का, सिंगल स्लिट का, डबल स्लिट का। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है टॉपिक। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्सआरडी पैटर्न भी कह देते हैं इसको, एक्सआरडी, एक्सआरडी से भी लिख देते हैं, एक्स आर एंड डी, एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब एक्सरे की बात करें तो एक्सरे हमारे पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। जो एक्सरे है वो ईएम स्पेक्ट्रम है हमारे पास में, और इसकी जो वेवलेंथ होती है एक्सरे की, वो वेवलेंथ काफी ज्यादा स्मॉल होती है। स्मॉल वेवलेंथ होने की वजह से इसकी जो एनर्जी होती है वो काफी हाई एनर्जी होती है। तो स्मॉल वेवलेंथ होने की वजह से जो अपने फिजिकल जो अपने ग्रेटिंग वगैरह यूज करते हैं, जो स्लिट यूज करते हैं, जो फिजिकल स्लिट अपने यूज करते हैं, वो एक्सरे लाइट, उस एक्सरे लाइट को वो डिफ्रेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, जो सिंपल अपने ग्रेटिंग यूज करते हैं ना, जो ग्रेटिंग होता है हमारे पास में, ग्रेटिंग में क्या होता है हमारे पास में, ग्रेटिंग सुना होगा तुमने सभी ने, ग्रेटिंग में हमारे पास में एन स्लिट होती है, ये इस टाइप से लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स होती है। ठीक है, और उनकी जो विड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, लेकिन
इतनी स्मॉल नहीं होती कि एक्सरे डिफ्रैक्शन की वेवलेंथ को कंपेयर कर सके, उसके ऑर्डर की नहीं होगी। एक्सरे डिफ्रैक्शन की जो वेवलेंथ है, सॉरी एक्सरे जो हमारे पास में लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है, जो ग्रेटिंग विड्थ होती है, जो अपने फिजिकली फॉर्म करते हैं इसको, बनाते हैं ग्रेटिंग को, अपने फॉर्म करते हैं इसको, इसमें बहुत सारे स्लिट्स होती है, एन स्लिट्स होती है और लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स होती है, 10,000 15,000 स्लिट्स होती है। और एक स्लिट के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 2 आर्मस्ट्रॉन्ग ये होती है। लेकिन एक्सरे जो वेवलेंथ होती है हमारे पास में वो इससे ज्यादा काफी स्मॉल होती है। स्मॉल होती है तो जो ग्रेटिंग है वो एक्सरे को डिफ्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ग्रेटिंग कैन नॉट डिफ्रैक्ट एक्सरे लाइट। एक्सरे लाइट को ग्रेटिंग है वो डिफ्रैक्ट नहीं कर सकता, डिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो ग्रेटिंग है वो विजिबल लाइट को ये डिफ्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो इसके ऑर्डर की होती है। इसके ऑर्डर की होने की वजह से एक जो ग्रेटिंग हमारे पास में वो विजिबल लाइट को डिफ्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ इस ऑर्डर की होती है और विजिबल लाइट की वेवलेंथ एक्सरे की वेवलेंथ से काफी ज्यादा हाई होती है। तो एक्सरे को डिफ्रैक्ट करवाने के लिए हमारे पास में एक और है, हमारे पास में एलिमेंट है, दैट इज क्रिस्टल। क्रिस्टल के जो प्लेन होते हैं, क्रिस्टल के जो प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक्सरे की जो वेवलेंथ है उस ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो क्रिस्टल से इसको अपने डिफ्रैक्ट करवाते हैं, क्रिस्टल पे अपने फॉल करवाते हैं। अब डिफ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो एक्सरे डिफ्रैक्शन, यहाँ अपने जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन, यहाँ पे डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को एक ही कंसीडर किया गया है। वो एक्चुअल में डिफ्रैक्शन, एक्चुअल में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी को डिफ्रैक्शन कहा गया, क्योंकि एक्चुअल में वहां फंडामेंटली देखा जाए तो वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, अब ऑब्स्टेकल है वहां पे जो हमारे पास में, देखो क्या होता है, जैसे जब अपन इसको डिस्कस करते हैं तो जो एक्सरे है वो किससे डिफ्रैक्ट होगी, वो होगी हमारे पास में जो क्रिस्टल है, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हमारे पास में, उनके जो प्लेन्स होंगे, प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी हमारे पास में, दो प्लेन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो स्लिट का काम करेगी यहाँ पे। जैसे हमारे पास में, जैसे ये हमारे पास में कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास में एक प्लेन है जिसमें हमारे पास में लैटिस पॉइंट है, और ये एक दूसरा प्लेन है हमारे पास में, 2 डायमेंशन में बना देता हूँ, वैसे 3 डायमेंशन होगा ही। एक दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है हमारे पास में। ऐसे लार्ज नंबर ऑफ प्लेन होंगे हमारे पास में, एक सिंगल प्लेन नहीं होगा, 2 प्लेन नहीं होंगे, बहुत सारे प्लेन होंगे ऐसे हमारे पास में। और 2 प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, और ये जो प्लेन है हमारे पास में, ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है, ये चौथा प्लेन है, पैरेलल प्लेन है हमारे पास में। और इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ले लो, ये हमारे पास में डी है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कह देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये स्लिट का काम करेगा यहाँ पे, जहां से हमारे पास में जो एक्सरे है वो डिफ्रैक्ट करेगी। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास में कोई भी एक्सरे लाइट आएगी, जैसे यहाँ पे एक्सरे लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है, एक्सरे लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, ठीक है, वो डिफ्रैक्ट करके इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अब यहाँ पे डिफ्रैक्शन हुआ है, ये जो एंगल है हमारे पास में वो थीटा बी एंगल है। थीटा बी मतलब इसको ब्रैग्स डिफ्रैक्शन भी कह देते हैं अपने, इस वजह से अपने इसको थीटा बी लिख रहे हैं। ब्रैग्स डिफ्रैक्शन क्यों कह देते हैं, क्योंकि ब्रैग्स ने इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया था, तो इस वजह से अपने इसको ब्रैग्स डिफ्रैक्शन भी कह देते हैं। तो एक्सरे लाइट यहाँ से, एक्सरे जो है वो यहाँ से आई, यहाँ से डिफ्रैक्ट होकर निकल गई, और एक एक्सरे है वो यहाँ से आएगी, नीचे वाले प्लेन से डिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। डिफ्रैक्शन दोनों का हुआ। अब ऐसे बहुत सारी एक्सरे होगी हमारे पास में, जरूरी नहीं हमारे पास में 2 ही एक्सरे होगी, इन्फिनिटिव नंबर ऑफ हमारे पास में लार्ज नंबर ऑफ एक्सरे होगी, सभी का हमें डिफ्रैक्शन करना है तो हमें लार्ज नंबर ऑफ प्लेन्स चाहिए। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास में प्लेन होने चाहिए, तब सभी का डिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी एक्सरे है तो इसका भी डिफ्रैक्शन होगा नीचे वाले प्लेन से, और इन दोनों में जो फर्स्ट रे है और जो सेकंड रे है, इन दोनों में एक फेज डिफरेंस होगा। उस फेज डिफरेंस की वजह से ये जो दोनों रे आपस में ये इंटरफेयर करेगी, यहाँ पे एक इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस होने की वजह से ये आपस में इंटरफेयर करने की वजह से एनर्जी का यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा।
इंटेंसिटी का यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ जगह में मैक्सिमम मिलेगा, कुछ जगह में मिनिमम मिलेगा। उसके बेसिस पे अपने जो क्रिस्टल है उसकी स्टडी कर सकते हैं, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट रे यहाँ से हमारे पास में डिफ्रैक्ट हुई, सेकंड रे नीचे वाले प्लेन से डिफ्रैक्ट हुई, तो ये एंगल है हमारे पास में थीटा बी, ये एंगल है हमारे पास में थीटा बी। ठीक है, तो जो फर्स्ट और सेकंड रे है उनमें यदि अपने फेज डिफरेंस की बात करें, फेज डिफरेंस कितना होगा फर्स्ट और सेकंड रे के बीच में? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। यदि पाथ डिफरेंस निकाल लिया दोनों रे में तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। और पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे दोनों रे में? पाथ का कितना डिफरेंस है यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारे पास में एक रे है, ये दोनों रे जो फर्स्ट और सेकंड रे है हमारे पास में, ये फर्स्ट रे ये सेकंड रे है, ये यहां तक तो दोनों इस पॉइंट तक, ए पॉइंट ले लो इसको, ए पॉइंट तक तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन जो सेकंड रे है वो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलती है यहाँ पे ये वाला, और फिर यहाँ पे ये दोनों इससे आगे, इस पॉइंट से आगे, इस पॉइंट को बी पॉइंट ले लो, बी पॉइंट से आगे दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन जो सेकंड रे है वो ये वाली डिस्टेंस ज्यादा चलती है, ये वाली डिस्टेंस। इस पॉइंट को ओ पॉइंट ले लो तो ओ ए, तो हमारे पास में एक्स्ट्रा पाथ कितना होगा हमारे पास में जो सेकंड रे चलती है? एक्स्ट्रा पाथ, ये विजिबल है ना आई थिंक, एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय सेकंड रे, सेकंड रे एक्स्ट्रा पाथ कितना चलेगी देख सकते हो यहाँ पे, AO प्लस OB, AO प्लस OB, और AO क्या है यहाँ पे? ये एंगल हमारे पास में थीटा बी है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा बी है, ये डिस्टेंस डी है, डी की टर्म में हमें निकालना है, तो ये 90 माइनस थीटा बी होगा क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया हमने, ये 90 माइनस थीटा बी है। तो और ये एंगल हमारे पास में ये 90 माइनस थीटा बी है, और ये टोटल 90 है, तो ये भी थीटा बी होगा और ये भी थीटा बी होगा। तो यदि साइन थीटा बी की अपने बात करेंगे तो साइन थीटा बी क्या होगा? साइन थीटा बी, साइन थीटा बी यहाँ पे देख सकते हो क्या होगा। साइन थीटा बी क्या होता है? परपेंडिकुलर, साइन थीटा बी होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारे पास में AO और हाइपोटेनस है हमारे पास में D, AO अपॉन D, तो AO क्या आ जाएगा? D साइन थीटा बी। सेम ऐसे ही हमारे पास में OB आ जाएगा, ये भी आ जाएगा D साइन थीटा बी। तो नेट पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये पार्ट डिफरेंस होगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 2D साइन थीटा बी। थीटा बी कौन सा एंगल है? जो एक्सरे फॉर्म कर रही है क्रिस्टल प्लेन के साथ में। थीटा बी इज द एंगल बिटवीन एक्सरे एंड क्रिस्टल प्लेन। क्रिस्टल प्लेन के साथ में जो एक्सरे है वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है? दैट इज थीटा बी। तो ये पाथ डिफरेंस होगा, तो पाथ डिफरेंस आ गया 2D साइन थीटा बी। ठीक है, इसको पाथ डिफरेंस से डेल्टा से भी लिख देते हैं पाथ डिफरेंस को, और यहां से फेज डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास में, फेज डिफरेंस आ जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा, डेल्टा पार्ट डिफरेंस है, तो 2π/λ इंटू 2D साइन थीटा बी, ये फेज डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे जो D है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। ठीक है, तो D है हमारे पास में वो है 1/h²/a² k²/b² L²/c², ये D होगा हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब इस D की इंफॉर्मेशन अपने निकाल सकते हैं यूजिंग दैट इंटरफेरेंस पैटर्न। अब यहाँ पे हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली इंटरफेरेंस हो रहा है इन दो रे के बीच में, यहाँ डिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ दोनों रे के बीच में इंटरफेरेंस हुआ, तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा।
एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे इंटरफेरेंस मैक्सिमा देखने को मिलेगा, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे इंटरफेरेंस मिनिमा देखने को मिलेगा। और उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए अपने क्रिस्टल प्लेन्स के बारे में, क्रिस्टल प्लेन की ओरिएंटेशन के बारे में अपने प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में अपने प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में फेज डिफरेंस आ गया। अब जो कंडीशन क्या है मैक्सिमा और मिनिमा की, अब यहाँ पे जो कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा की, इंटरफेरेंस मैक्सिमा और इंटरफेरेंस मिनिमा कब होगा, यदि अपने मैक्सिमा की बात करें, हमें पीक मैक्सिमा कब मिलेगा, वो होगा हमारे पास में जब हमारे पास में ये जो 2d साइन थीटा पार्ट डिफरेंस है वो n लैम्डा के इक्वल हो। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास में 2d साइन थीटा बी इक्वल टू n लैम्डा, और n की वैल्यू हमारे पास में 1 2 3, ये n की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। और जो मिनिमा होगा, जो मिनिमा मिलेगा हमें वो होगा 2d साइन थीटा बी n प्लस हाफ लैम्डा। ये मिनिमा की कंडीशन होगी। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये हो सकती है हमारे पास में। ठीक है, n की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4, ये हमारे पास में मिनिमा की कंडीशन होगी। मैक्सिमा और n इक्वल टू 0 भी हो सकता है यहाँ पे, जो सेंट्रल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन होगी। तो हमें जो पीक्स मिलेगी, एक्सरे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमें जो पीक्स मिलेगी वो किस पे डिपेंड करता है, 2d साइन थीटा बी इक्वल टू n लैम्डा। तो हमें जो फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, फर्स्ट पीक मिलेगी, एक्सरे डिफ्रैक्शन की जो फर्स्ट पीक, फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा वो n इक्वल टू 1 पे मिलेगा। इसका मतलब 2d साइन थीटा बी इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा फिक्स होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी नोट करना कि जब एक्सरे डिफ्रैक्ट करेगी यहाँ से, तो यहाँ पे वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। वेवलेंथ, देयर इज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो चेंज इन वेवलेंथ आफ्टर डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन को यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो तुम, आफ्टर रिफ्लेक्शन इन एक्सरे पैटर्न। ठीक है, वेवलेंथ में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला। 2d साइन थीटा बी इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ पे देख सकते हो, यदि अपने यहाँ पे थीटा बी और जो d है, थीटा बी और जो हमारे पास में d है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइन थीटा बी और d इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। d जितना कम होगा थीटा बी उतना ज्यादा होगा। अब थीटा बी, अलग अलग थीटा बी के लिए हमारे पास में अलग अलग पीक्स हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, हमारे पास में जो एक्सरे पैटर्न मिलेगा वो थीटा बी, यदि इंटेंसिटी और थीटा बी का अपने ग्राफ ड्रॉ करें, इंटेंसिटी, एक्सरे की इंटेंसिटी और थीटा बी, थीटा बी का अपने 2 थीटा बी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वैसे 2 थीटा बी, यदि थीटा बी बहुत ज्यादा स्मॉल है तो ये 2 थीटा बी हो जाएगा। 2 थीटा बी का यदि अपने ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमें एक पीक मिलती है, फर्स्ट पीक एक पर्टिकुलर थीटा बी एंगल पे, एक पर्टिकुलर 2 थीटा बी एंगल पे एक पीक मिलेगी हमें। फिर हमें एक दूसरी पीक मिलेगी जो जिसका 2 थीटा बी अलग होगा। ठीक है, अलग अलग हमें यहाँ पे पीक्स देखने को मिलती है। इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, कुछ पीक के लिए मैक्सिमम होगी और कुछ पीक के लिए जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होगी। थीटा बी कौन सा एंगल है, थीटा बी है जो एक्सरे, अब अलग अलग एक्सरे हमारे पास में बहुत सारी वेवलेंथ हो सकती है, एक्सरे बहुत सारी एक्सरे हो सकती है जो अलग अलग एंगल पे फॉल कर रही है। थीटा बी अलग अलग एंगल हो सकता है सभी के लिए। थीटा बी अलग अलग होगा तो पार्ट डिफरेंस अलग अलग होगा। पार्ट डिफरेंस है 2d साइन थीटा बी, थीटा बी डिफरेंट है, पार्ट डिफरेंस डिफरेंट है, पाथ डिफरेंस डिफरेंट है, तो हमारे पास में जो मैक्सिमम मिनिमा है वो भी अलग अलग थीटा बी के लिए अलग अलग होगा। तो कुछ थीटा बी के लिए हमें यहाँ पे देखो मैक्सिमा देखने को मिलेगा और कुछ थीटा बी के लिए हमें मिनिमा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थीटा बी यदि इंक्रीज कर रहा है हमारे पास में, थीटा बी इंक्रीजिंग थीटा बी है, इसका मतलब जो डी है वो डिक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में डी है वो डिक्रीज कर रहा है, डी डिक्रीज कर रहा है और थीटा बी है वो इंक्रीज कर रहा है।
और इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में डी इंक्रीज कर रहा है, थीटा भी डिक्रीज कर रहा है। मतलब जो फर्स्ट पीक होगी उसके लिए जो डी की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक, फर्स्ट पीक हमें क्या बताएगा, जो फर्स्ट पीक एक्सरे के जो फर्स्ट पीक है वो हमें बताएगा क्रिस्टल का जो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस सेपरेशन वाले जो प्लेन्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फर्स्ट पीक हमें इंफॉर्मेशन देगा मैक्सिमम डी के बारे में, कि मैक्सिमम डी उस क्रिस्टल प्लेन के अंदर दो प्लेन के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी है, वो फर्स्ट पीक हमें इंफॉर्मेशन देगी। और लास्ट पीक हमें इंफॉर्मेशन किसकी देगी, जो क्रिस्टल के अंदर जो प्लेन्स है हमारे पास में, उन प्लेन्स में से ऐसे कौन से प्लेन हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, वो लास्ट पीक हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो XRD जो पैटर्न है, XRD ये जो पैटर्न है ये हमें कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। इसे अपने कहते हैं ब्रैग्स कंडीशन। ब्रैग्स कंडीशन, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। एक बार इसको नोट करो फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें पता लग गया जो फर्स्ट पीक है हमारे पास में, फर्स्ट पीक हमारे पास में किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, ऐसे दो प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग होगी जिनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग मैक्सिमम है। जैसे सिंपल क्यू एग्जाम्पल की बात करें, अपने एग्जाम्पल हमारे पास में ये हो सकता है, जैसे अपने सिंपल क्यूबिक की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें अपने, एक सेकेंड, जैसे अपने सिंपल क्यूबिक की बात करें, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमारे पास में जो डी होगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगा हमारे पास में, डी क्या होगा हमारे पास में, ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारे पास में डी होगा इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी। ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब एच के एल की वैल्यू मिनिमम है। और एच के एल की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1 0 0, ठीक है, 0 1 0, 0 0 1, 2 0 0, 0 2 0, 0 0 2, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 0, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसमें से एच के एल, एच स्क्वायर, के स्क्वायर, एल स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू वो 1 होगी, वो किसके लिए होगी, इन तीनों कॉम्बिनेशन के लिए होगी। ठीक है, तो ये वाले प्लेन है हमारे पास में, तो ये जो डी आएगा वो हमारे पास में ए आएगा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और बाकियों के लिए ये जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। मैक्सिमम जो डी की वैल्यू है हमारे पास में, डी मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है, ए हो सकती है। जो बाकी वैल्यूज होगी एच के एल की, तुम अलग अलग वैल्यू ये पुट करोगे, ये पुट करोगे, नीचे वाली संख्या बड़ी होती जाएगी, डी की वैल्यू कम होती जाएगी, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो कम होती जाएगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक मिलेगी 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक मिलेगी हमें वो फर्स्ट पीक मिलेगी। ठीक है, 1 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, या 0 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वाई डायरेक्शन की बात करें, या 0 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यदि जेड डायरेक्शन की अपने बात करें। और यदि अपने बात करें इससे जो नेक्स्ट वाला होगा, आई थिंक वो 0 1 0 0 1 1 होगा, या देखो यदि हम 0 1 1 की बात करें तो इसके लिए डी कितना होगा, ए अपॉन 1 प्लस 1, ए अपॉन रूट 2 इसके लिए। और इसके लिए बात करें तो डी होगा ए अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का ये दोबारा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट टर्म होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट पीक मिलेगी वो हमें किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगी, 0 1 1, 1 0 1 या 1 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें नेक्स्ट पीक मिलेगी। उससे नेक्स्ट पीक वो एच के एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, जो ये वाली टर्म है इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डी की वैल्यू जैसे जैसे हमारी कम होती जाएगी, ये डी की मैक्सिमम वैल्यू है, इस पे डी मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस पे डी कम होता जाएगा, डी इस डायरेक्शन में कम होता जाएगा, और इस डायरेक्शन में थीटा बी है वो इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि हमारे पास में 2d साइन थीटा बी इक्वल टू लैम्डा है।
तो जैसे जैसे डी डिक्रीज करता जाएगा थीटा बी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, अब अपने बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है, इसमें ही हमारे पास में जो एक्सरे पैटर्न है, यदि हम क्रिस्टल को अपने कंप्रेस कर दें या क्रिस्टल को अपने स्ट्रेच कर दें, स्ट्रेस और स्ट्रेन का और टेम्परेचर का क्रिस्टल जो XRD पैटर्न है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ XRD, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड टेम्परेचर ऑन XRD पैटर्न। जो XRD पैटर्न है उस पे इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रेस का, स्ट्रेन का और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमें देखना है। अब देखो, यदि जो क्रिस्टल है, 3 डायमेंशन जो क्रिस्टल है, समझने की कोशिश करना। लेट्स से दिस इज आवर क्रिस्टल, 3 डायमेंशन क्रिस्टल है, इसमें 2 प्लेन के बीच की डिस्टेंस d है। ये हमारे पास में क्रिस्टल है। अब देखो, इस क्रिस्टल को यदि अपने स्ट्रेस करें, इस क्रिस्टल को यदि अपने कंप्रेस करें या इसको अपने स्ट्रेच करें, दो टाइप से अपने कर सकते हैं, या तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं या इसको खींच सकते हैं बाहर। ठीक है, और ये 2 टाइप से हो सकता है हमारे पास में। फर्स्ट टाइप कौन सा हो सकता है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन इस पे अप्लाई कर सकते हैं, 2 टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है यूनिफॉर्मली इसको अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन, यूनिफॉर्मली इसको अपने या तो कंप्रेस कर सकते हैं, इसको दबा सकते हैं इसको हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, या इसको अपने स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म कंप्रेशन हो सकता है और स्ट्रेचिंग हो सकती है। यूनिफॉर्म का मतलब हर एक XYZ डायरेक्शन में सेम टाइप का स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन हो। और हो सकता है दूसरे टाइप का हमारे पास में क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक डायरेक्शन में कंप्रेशन हो रहा है, दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है। एक डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है, दूसरे में कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, एक डायरेक्शन में उसको दबा रहे हैं, दूसरी साइड से वो बाहर निकल रहा है। तो यूनिफॉर्म कंप्रेशन और स्ट्रेच की बात करें, यदि यूनिफॉर्म है हमारे पास में, तो यूनिफॉर्म की जब अपने बात करते हैं, यूनिफॉर्म कंप्रेशन और यूनिफॉर्म स्ट्रेच की बात करते हैं, तो यहां पे हमारे पास में जो पीक है, पीक की जो शेप है, जो हमारे पास में एक्सरे पीक है, उसकी शेप, उसके साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। उसकी इंटेंसिटी, उसके साइज, उसके शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कंप्रेशन में उसका साइज चेंज होगा, उसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास में दोनों फिनोमिना होंगे, कंप्रेस भी होगा और स्ट्रेचिंग भी होगी। जैसे अपने सबसे पहले यूनिफॉर्म कंप्रेशन की बात करते हैं। लेट्स से जो हमारे पास में जो फर्स्ट केस है वो है यूनिफॉर्म कंप्रेशन। यूनिफॉर्म कंप्रेशन की अपने बात करें तो कंप्रेशन का मतलब है कि जो डी है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, वो डिक्रीज करेगी। जब उसको कंप्रेस करेंगे, 2 प्लेन के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज करेगी। इसका मतलब जो थीटा बी है वो इंक्रीज करेगा। तो जो पीक है हमारे पास में, जो हमें पीक मिल रही थी, लेट्स से हमें ये वाली पीक मिल रही थी, ये वाली पीक हमें ए पीक मिल रही थी। तो ये जो ए पीक है हमारे पास में, जैसे ही हमने उसको यूनिफॉर्मली कंप्रेस किया तो डी कम हुआ, थीटा बी इंक्रीज हो, तो ये जो पीक है वो शिफ्ट होके आगे शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन उसके जो शेप और साइज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बी पीक होगी, इसकी जो शेप है, साइज है, वो सब कुछ सेम है, लेकिन जस्ट ये इसकी जो थीटा बी पोजीशन है वो यहाँ पे आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि उसको कंप्रेस किया है। यदि उसको यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करेंगे तो वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यदि नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म कंप्रेशन और नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग की बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म में ये ए पीक थी हमारे पास में, तो जो बी पीक होगी, लेट्स से हमने नॉन यूनिफॉर्मली उसको कंप्रेस कर दिया, नॉन यूनिफॉर्म कंप्रेशन कर दिया हमने उसमें, नॉन यूनिफॉर्म कंप्रेशन में उसका जो साइज है वो यहाँ पे चेंज हो सकता है, उसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। जो एक्सरे पैटर्न है से उसका जो शेप साइज है वो चेंज हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कंप्रेशन या नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास में इफेक्ट पड़ेगा
स्ट्रेच और स्ट्रेन का, सॉरी स्ट्रेस और स्ट्रेन का, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग में हमारे पास में जो एक्सआरडी पैटर्न है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, और यदि अपने टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर इफेक्ट, तो टेम्परेचर, अब ये जो टेम्परेचर की अपने बात कर रहे हैं ये अपने बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है। अब टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास में लैटिस पॉइंट्स होंगे, जो लैटिस पॉइंट्स या बेसिस होगी हमारे पास में, लैटिस पॉइंट्स वाइब्रेट नहीं करेंगे यहाँ पे, लैटिस पॉइंट्स के ऊपर जो एटम रखे होंगे हमने, बेसिस रखी होगी, जो भी हमारे पास में क्रिस्टल के अंदर लैटिस पॉइंट है, बेसिस है, वो बेसिस क्या करेगी, वो वाइब्रेट करेगी। अब वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा, जो पीक है, अब देखो वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये हमारे पास में लैटिस पॉइंट है, ये बेसिस है हमारे पास, ये डी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये जो दोनों हमारे पास में बेसिस है ये वाले, ये वाइब्रेट करेगी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। अब वाइब्रेट करेगी तो यहाँ पे डी है वो तुम्हें चेंज होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे डी चेंज नहीं होगा। अब वाइब्रेशन में क्या होगा, जो पीक है उसका जो साइज है वो ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि डी परमानेंटली चेंज हो गया, यहाँ पे जो स्लिट विड्थ है, दो प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस डी है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी, परमानेंटली चेंज नहीं होगा। जैसे हमने स्ट्रेच और स्ट्रेन की बात की थी, यहाँ पे जो डी है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, वो परमानेंटली चेंज हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो डी है वो चेंज परमानेंटली चेंज नहीं होगा, परमानेंटली चेंज नहीं होगा, ये परमानेंटली चेंज नहीं होगा। परमानेंटली चेंज नहीं होने की वजह से ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा तो कभी डी कम होगा, कभी डी ज्यादा होगा, लेकिन इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो वही होगी, फिक्स डी हमें वही देखने को मिलेगा, जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी। तो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, जब ये वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पे SHM होगा इन बेसिस, ये जो बेसिस हमारे पास में एटम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारे पास में फोर्स लगता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी प्रोपोर्शनल होता है पोजीशन के। ठीक है, तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, हमारे पास में जो XRD पैटर्न है, जो हमें ये पीक मिल रही थी, ये पीक हमारी ब्रॉड हो जाएगी, और इसकी इंटेंसिटी है टेम्परेचर लेस से, यहाँ पे 300 केल्विन टेम्परेचर था, यदि टेम्परेचर हमने इंक्रीज करके 600 केल्विन कर दिया तो उसकी जो इंटेंसिटी है, जो पीक है हमारी, वो ब्रॉड हो जाएगी, लेकिन उसकी जो पोजीशन है पीक की वो फिक्स रहेगी, पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और जो विड्थ है वो इंक्रीज कर जाएगी, जो पीक है उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो वाइब्रेशन मोड है यहाँ पे वो इंक्लूड हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेशन मोड इंक्लूड हो जाएंगे, इसकी वजह से जो हमारे पास में इसकी विड्थ है वो इंक्रीज कर जाएगी, पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में टेम्परेचर का इफेक्ट होगा XRD पैटर्न पे, और ये हमारे पास में स्ट्रेस और जो हमने अभी डिस्कस किया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन, या हमारे पास में कंप्रेशन और जो यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग है या नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग है, उसका XRD पैटर्न पे ये इफेक्ट होगा। अब यदि अपने बात करें यहाँ पे XRD जो पैटर्न हमें मिल रहा है उसकी इंटेंसिटी की बात करें, तो उसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, XRD पैटर्न की जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जो तुम्हें याद रखना है, इंटेंसिटी ऑफ XRD पैटर्न, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है उसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। इसकी जो इंटेंसिटी XRD पैटर्न की वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। कौन कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं, इंटेंसिटी को अपने लिखे तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पे ये हमें पता है A एम्पलीट्यूड है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक F होगा और एक S होगा। F यहाँ पे क्या होगा, F को कहेंगे, यहाँ पे दो फैक्टर है, एक F है हमारे पास में, एक F है, S है, जो F होगा उसको कहेंगे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, ये तुम्हें याद रखना है,
अब इसका ये कंप्लीट मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, ये एफ की जो ये एफ कहाँ से आया, ये एस एस का फॉर्मूला हमारे पास में कहाँ से आया, और जो एस होगा हमारे पास में वो होगा जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर, जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर और एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। अब एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या है हमारे पास में, देखो जो एक्सरे है बेसिकली, जो एक्सरे हमारे पास में डिफ्रैक्ट होगा किसी भी क्रिस्टल से, वो किसकी वजह से होगा, वो जो लैटिस पॉइंट के ऊपर एटम रखे होंगे उनकी वजह से होगा, ठीक है। और एक एटम की यदि अपने बात करें, जैसे हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, समझने की कोशिश करना, इसको इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ये हमारे पास में क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें यदि अपने इस लैटिस पॉइंट की बात करें तो इस लैटिस पॉइंट के ऊपर हमने बेसिस रखी होगी, बेसिस का मतलब है एटम रखे होंगे, और एटम हमारे पास में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा एटम भी हो सकता है, मोनोटॉमिक भी हो सकता है, पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। और एटम की जब बात करते हैं तो एटम में हमें पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एटम, ये एटम की बात करें तो इस एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब हमने यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है वो प्लेस किए होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस किए हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे। तो ये हमारे पास में एक लैटिस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे एटम हो सकते हैं, उन बहुत सारे एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं। जब एक्सरे यहाँ से डिफ्रैक्ट होती है, जब एक्सरे इस पे इंसिडेंट होगी और डिफ्रैक्ट होगी, तो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हमारे पास में, अलग अलग इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन एटम के ऊपर वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो जो एक्सरे है वो किस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है और किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो हमारे पास में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज होने से जो हमारे पास में जो रिफ्लेक्टेड एक्सरे हमें मिल रही है वो भी चेंज हो सकती है, और जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा आपस में ये जब इंटरफेयर करेगी तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो भी चेंज होगा, मतलब थीटा भी चेंज होने से इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है थीटा भी चेंज होने से, क्योंकि थीटा भी चेंज होगा तो हमें जो एक्सरे को जो इन्वायरमेंट मिलेगा, जब ये इससे डिफ्रैक्ट करेगी यहाँ पे जो इन्वायरमेंट मिलेगा वो डिफरेंट हो सकता है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस वजह से उसकी जो इंटेंसिटी है वो पर्टिकुलर थीटा बी के लिए, हर एक थीटा बी के लिए अलग अलग इंटेंसिटी हमें मिल सकती है। अब यहाँ पे जो हमें इंटेंसिटी मिलती है, यहाँ पे हमें थीटा बी अलग इंटेंसिटी मिल सकती है इस थीटा बी के लिए, इस थीटा बी के लिए हमें अलग अलग इंटेंसिटी मिल सकती है, इस थीटा बी के लिए हमें अलग इंटेंसिटी मिल सकती है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो इसका जो इन्वायरमेंट है, एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट का जो इन्वायरमेंट है उस पर वो डिपेंड करता है, और उसको हमने दो फैक्टर से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर में हम क्या करेंगे, हम जो इन्वायरमेंट है उसका एक एवरेज ले लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो नेट हमारे पास में एक्सरे का एम्पलीट्यूड है, एक एटम से जब एक्सरे डिफ्रैक्ट करता है तो उसका क्या एम्पलीट्यूड है, और एक इलेक्ट्रॉन से एक्सरे डिफ्रैक्ट करता है तो उसका क्या एम्पलीट्यूड, उन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास में एक एवरेज आ जाएगा। तो इसको एक एवरेज भी कह सकते हैं हमने, एक हम एक एवरेज की बात कर रहे हैं जब हमारे पास में, देखो जब एक एटम है, एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जब किसी एटम से कोई एक्सरे रे है वो डिफ्रैक्ट करती है तो उसका क्या एम्पलीट्यूड है, और एक इलेक्ट्रॉन से जब एक्सरे डिफ्रैक्ट करती है तो उसका क्या एम्पलीट्यूड है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। और जो नेक्स्ट है जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर, ये है यदि हमने सभी एटम को कंसिडर कर ले और उन सभी का समीशन कर दे, एक एटम तो होगा नहीं लैटिस के अंदर, बहुत सारे एटम होंगे यहाँ पे लैटिस पॉइंट के अंदर, एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं, और इन सभी का यदि अपने सम कर दे, इफेक्टिव नंबर ऑफ जो एटम है, यदि हम किसी यूनिट सेल की भी बात करें उसमें इफेक्टिव जरूरी नहीं है उसमें एक ही लैटिस पॉइंट हो, एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट हो सकते हैं, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे या इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स होंगे उन सभी का यदि समीशन कर दें तो हमारे पास में आएगा ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर, और इन दोनों पे इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है। तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की जो डेफिनेशन है वो लिख देता हूं मैं, जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है हमारे पास में, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की बात करें तो इसकी जो एक सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे स्कैटर्ड बाय एन एटम, एम्पलीट्यूड
ऑफ एक्सरे scattered by an atom upon amplitude of X-ray scattered by an electron। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे स्कैटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो इन दोनों का रेशियो होगा वो होगा हमारे पास में एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। इसको अपने एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब एक एटम से एक्सरे जब रिफ्रैक्ट हुई तो कितना एम्पलीट्यूड है डिवाइड बाय एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से जब रिफ्रैक्ट होती है तो कितना एम्पलीट्यूड होता है। मान लो एक एटम के अंदर हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक एटम से रिफ्लेक्ट हुई, एक एटम से जब एक्सरे डिफ्रैक्ट हुई तो कितना एम्पलीट्यूड हमें मिला कंप्लीट एटम का, और एक इलेक्ट्रॉन से जब डिफ्रैक्ट हुई तो कितना एम्पलीट्यूड। इन दोनों का जो रेशियो होगा हमारे पास में, एवरेज कह सकते हैं इसको, वो हमारे पास में होगा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। और जो हमारे पास में जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर होगा वो होगा समीशन ऑफ ऑल एटम। यदि हम सभी एटम जो हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा है, समीशन ऑफ ऑल एम्पलीट्यूड, समीशन ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम ऑल एटम, तो इसे अपने कहेंगे जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है, और जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग जो फैक्टर है उसका जो हमारे पास में फॉर्मूला होगा वो ये होगा। तो इंटेंसिटी हमारे पास में किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी डिपेंड करेगी एफ एस का होल स्क्वायर, और जो एफ है हमारे पास में एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एफ स्क्वायर और एस स्क्वायर, ये इंटेंसिटी होगी एक्सरे की। और जो एस का हमारे पास में जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, इसका प्रूफ नहीं करना हमें। ठीक है, इसका प्रूफ यदि तुम्हें देखना है तो पुरी एंड बब्बर देख सकते हो, उसमें तुम्हें कंप्लीट प्रूफ मिल जाएगा। और हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो तुम्हें पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला क्या है। तो ये जो फॉर्मूला होगा हमारे पास में वो होगा समीशन ई की पावर 2 पाई आयोटा, और ये होगा म्यू जे एच वी जे के डब्ल्यू जे एल, और यहाँ पे जो समीशन है वो जे में होगा, और यहाँ पे जो म्यू जे वी जे और डब्ल्यू जे है वो है हमारे पास में म्यू जे वी जे और डब्ल्यू जे हमारे पास में ये है पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ जेथ एटम। जो जेथ एटम है उसका ये पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा, और इसका जे का अपने समीशन ले लेंगे, मतलब सभी एटम को यदि अपने कंसीडर कर ले तो हमारे पास में जो जियोमेट्रिकल फैक्टर होगा वो ये होगा ई की पावर 2 पाई आई। आई यहाँ पे आयोटा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 पाई आई। म्यू जे एच के एल हमारे पास में मिलर इंडिसेस, उस पर्टिकुलर प्लेन की मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट करता है, और म्यू जे वी जे और डब्ल्यू जे है जो जेथ एटम है हमारे पास में। सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे एक ही एटम होगा, बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो 2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे, एक को अपने ओरिजिन पे कंसीडर कर सकते हैं और दूसरे को बॉडी डायगोनल पे। सिंपल क्यूबिक में एक ही एटम होगा जिसको अपने ओरिजिन पे कंसीडर कर सकते हैं। एफसीसी की बात करेंगे तो एफसीसी में हमारे पास में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 होंगे, एक को ओरिजिन पे कंसीडर कर लिया और 3 को हमने फेस पे कंसीडर कर लिया, तो अलग अलग पोजीशन हो सकती है। तो जो जियोमेट्रिकल जो स्कैटरिंग फैक्टर होगा हमारे पास में, ये वाला हमारे पास में जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग जो फैक्टर होगा उसका ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।